आज का एपिसोड अगेन आज के टॉपिक में हम लव मैरिज और अडॉप्शन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो आज हम उन दोनों से जानना चाहेंगे कि उनकी अनटोल्ड स्टोरी क्या है, उनकी अनकही गई बातें क्या हैं। मेरी और आयशा की जो मुलाकात हुई, बल्कि बातचीत जो शुरू हुई थी, वो फेसबुक पे स्टार्ट हुई थी। और जब मैंने ये किसी को बताया तो वो बड़े शॉक चले गए कि यार ये क्या था। मुझे याद है कि मैं गुलबर्ग में मैकडॉनल्ड्स के अंदर आयशा को बुलाया, आयशा वहाँ पर आई तो पहले मैंने उनको वेट करवाया थोड़ी देर, तो ये बैठी हुई इंतज़ार करती थी। अच्छा, वो फिर उसके बाद मैं आया, बैठते साथ ही पहली बात मैंने उनसे कही कि मैं ना आपसे शादी करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईमान सईद सयार और आपको वेलकम करती हूँ टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ अनटोल्ड अनकही गई बातें। आज का एपिसोड अगेन हमारे बाकी एपिसोड्स जो आने वाले होंगे, क्योंकि अभी तक हमने एक ही एपिसोड किया है, तो बहुत डिफरेंट टॉपिक पे होगा, बट इट्स गोना बी अ लिटिल सिमिलर टू द टॉपिक जो हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में हम लव मैरिज और अडॉप्शन दोनों को डिस्कस करेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं आयशा फ़ारूक और पीर उमैर खालिद। पीर उमैर खालिद जो हैं वो मार्केटिंग की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और आयशा फ़ारूक मीडिया की इंडस्ट्री से। तो आज हम उन दोनों से जानना चाहेंगे कि उनकी अनटोल्ड स्टोरी क्या है, उनकी अनकही गई बातें क्या हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू आई वुड लाइक टू वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज लाइक आई मेंशन हमारा टॉपिक है अडॉप्शन और लव मैरिज। तो मैं चाहूँगी कि हम लव मैरिज से स्टार्ट करें। आई वुड लाइक टू नो कि आपके लिए ये जर्नी जो है लव की है कैसे स्टार्ट हुई, मैरिज में कैसे तब्दील हुई, और फिर हम अडॉप्शन के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट्स योर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रिगार्डिंग अडॉप्शन। जैसे कि क्योंकि अडॉप्शन के बहुत से पहलू हैं, तो हमारे पिछले एपिसोड में जो हमने डिस्कस किया था, शेयर किया था हमारे गेस्ट ने हमसे, वो एक डिफरेंट पहलू की स्टोरी थी। आज आपकी स्टोरी हम जानना चाहेंगे, तो प्लीज़ डू टेल अस। अच्छा, सबसे पहले ये कि मेरी और आयशा की जो मुलाकात हुई, बल्कि बातचीत जो शुरू हुई थी, वो फेसबुक पे स्टार्ट हुई थी। और जब मैंने ये किसी को बताया तो वो बड़े शॉक चले गए कि यार ये क्या था, मुझे खुद भी नहीं यकीन होता कि फेसबुक पे कैसे हो सकता है। मैंने कहा चलो हाँ ये हुआ, स्टार्टर हुई, बातचीत हमारी शुरू हुई। फिर उसके बाद जो है मैंने मुलाकात के लिए आयशा को कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। मुझे याद है कि मैं गुलबर्ग में मैकडॉनल्ड्स के अंदर आयशा को बुलाया, आयशा वहाँ पर आई तो पहले मैंने उनको वेट करवाया थोड़ी देर, तो ये बैठी हुई इंतज़ार करती थी। फिर उसके बाद मैं आया वहाँ पर, फिर मैंने नेवर मेक अ वुमन वेट, बट ओके। हाँ, अच्छा, वो फिर उसके बाद मैं आया, आके मैंने इनके साथ बैठा, मैंने कुछ चीज़ें वगैरह खाने पीने की रखी सामने। तो मैंने इनसे कहा, बैठते साथ ही पहली बात मैंने इनसे कही कि मैं ना आपसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, पहली मुलाकात थी और मैंने आयशा से कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आयशा ने मुझे ऐसे देखा गौर से, लगा जब अब हमारी शादी होगी उसके बाद जब बातें खुलना शुरू हुई तो आयशा मुझे कहती, मुझे लगा था कि ये ना मेंटली सिक बंदा है जो मेरे पास आते साथ ही ये डिस्कस शॉक होगा जब उनको आप कि फर्स्ट मीटअप पे एग्जैक्टली तो आप उसको कह रहे हैं कि मैंने आपसे शादी करनी है। अच्छा, वो आयशा ने मुझे कहा कि उमैर, मेरी ज़िंदगी में बहुत मसले हैं, मेरे क्राइसिस हैं, मेरे बच्चे हैं, मैंने बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं। अच्छा, मैंने वो सब कुछ ना कहा, कोई मसला नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आयशा ने कहा अच्छा मैं ना इसके बारे में सोच के आपको बताती हूँ। हम लोग चले गए, आयशा अपने ऑफिस चली गई, मैं अपने ऑफिस घर चला गया। ठीक 3 घंटे के बाद ना मैं अपने बात से मुकर गया, शादी की बात से। अच्छा, हाँ, जब मैंने पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और मैं उस टाइम क्या कह कर आया और उसके बाद मैंने क्या किया, मैं बैक स्टेप कर गया और फिर उसके बाद मेरा और आयशा का ताल्लुक ख़त्म हो गया। इस बात के बाद कि मैंने आयशा से कहा सॉरी यार मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता। तो आयशा ने कहा कि आयशा को लगा, शायद मुझे ये फील होता है कि उनको ये लगा होगा कि यार एक यंग सा लड़का है, वो जज्बात में बहक गया, उसने आगे मुझे ये कहा, ठीक है वो उसने जो भी किया होगा, बात ख़त्म हो गई। ठीक 1 महीने बाद ना मुझे आयशा की कॉल आती है, उसने मुझे कहा कि मुझे ना आपसे कुछ काम है, बट आई हेट यू।
तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा यार मैं ना आपकी तरह, उसने मुझे कहा मेरे दफ्तर आए आप ऑफिस में, तो मैं इनके ऑफिस चला गया, वहाँ जाके इनके साथ बैठा, इनका भाई अहमद वो भी उधर मौजूद था। अब मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि दोनों बहन भाई आपस में ना किसी बात पे लड़े हुए हैं। तो मुझे ना आयशा मुझे कहे मेरा ये काम है, आप मेरा ये काम कर दें। मैंने कहा अच्छा मैं कर देता हूँ, और हर 1-2 मिनट बाद मेरे पास आके कहें कि ये काम करवाया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेरी दोस्ती होगी, बट आई हेट यू। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा वो काम शाम हुआ, हमारी फिर से बातचीत शुरू हो गई जी। तो मेरी जो फील्ड थी, मेरी डिफरेंट फील्ड थी, आयशा की एक डिफरेंट फील्ड थी, बट मेरी ज़िंदगी में ये चार्म ज़रूर था कि मैं उस फील्ड में घुसूँ, मीडिया की इंडस्ट्री में, कि वहाँ पर क्या होता है। मैंने उस टाइम में कोविड का सीन चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने आयशा से कहा कि, आयशा ने कहा उमैर मेरी ना टीम छोड़ के चली गई है मुझे, और बड़ी अब मुश्किल हो गया, मैं सुबह आती हूँ और रात तक ऑफिस में होती हूँ। तो मैंने कहा यार कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैंने अपना जो सेटअप था वो उसको कंटिन्यू रखा जैसे वो चल रहा था। मैं वहाँ से उठ के आयशा के पास आ गया, और तकरीबन हम 4 माह मैं आयशा के साथ उस ऑफिस में काम करता, फिर उसको कंटिन्यू कर लिया। लेकिन शॉर्ट द एंड स्टोरी का ये था कि एक दिन मैंने आयशा से कहा कि मैं ना आपसे शादी करना चाहता हूँ, उसी ऑफिस में बैठे हुए थे हम। तो आयशा ने मुझे कहा कि ये बंदा पहले भी इस बात से मुकर गया, ये फिर जो है ना मुकर जाएगा। मैंने कहा मुझे ना एक पेपर पेन चाहिए। तो मैंने ना पेपर पेन पकड़ा और मैंने ना उसके ऊपर लिखना, एक कोटेशन लिखी, उस पर लिखा कि मैं अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर रख के, और इस कायनात में जितने भी लोग हैं सबको हाजिर नाजिर रख के ये बात करता हूँ कि आज के बाद आप मेरी बीवी हैं और मैं आपका शौहर हूँ। उसके बाद हमने ना नीचे इस तरह लाइन लगाई, दस्तखत की और डेट डाली। और वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये मैंने कोटेशन लिखी, एक कोटेशन ये आपका प्रॉमिस था कि इसके बाद आई एम नॉट गोइंग बैक, बस अब हम ये शादी हो गई है। ठीक है। अच्छा, मेरे नज़दीक इस्लाम में जो मैं जिस थॉट पे मैं चल रहा था वो ये था कि अगर 2 लोग आपस में शादी करना चाहते हैं तो बेसिक यही है, ये आपकी शादी हो चुकी है। ये जो हम लोग इकट्ठे करके और उस तरह करते हैं वो ठीक है, माशरे का एक हिस्सा है और उस तरह करना भी चाहिए, लेकिन मेरे नज़दीक वो जो पेपर था ना वो शादी थी। ठीक है। हम अपनी ज़िंदगी को उस तरह लेके चल रहे थे जिस तरह एक मियाँ बीवी आपस में एक जो है ना वो मिलते हैं, बातचीत होती है, आगे घूमते फिरते हैं, सब कुछ वैसे ही हम अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं। आफ्टर दैट मैं कुछ अर्ज करने की इजाज़त करूँ। अच्छा, ये इन्होंने बड़ी गोल मोल बातें की। फर्स्ट मीटिंग के अंदर ऑब्जेक्शन, एक इनकी मेरी पहले मुलाकात ऑफिस में एक हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने फेसबुक पे मैसेज किया, उसका रिस्पांस किया, और मैंने पहले ही बताया कि मेरे बच्चे हैं, लेकिन एक छोटे से बच्चे ने जिद लगाई थी मिलना मिलना मिलना। मैंने एक दफ़ा ऑफिस बुला लिया, फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि आप मेरे से मिलने के लिए मैकडोनल्ड्स है। मैं चली गई, वहाँ इन्होंने मुझे इंतज़ार करा। वो एक क्या कहना चाहिए, अलबेला सा लड़का, साइड बैग पहना हुआ, मुँह पर सिगरेट लगा हुआ, तशरीफ़ लिया, आगे मेरे सामने बैठे और वही सब जो इन्होंने बोला वो कहा, और मैं ऐसे आईब्रोज उठा के देख रही थी कि ये पागल है। Why did you पहले मीटअप में ही आपने ये क्यों? मैं बताने लगी, इनका कहीं और बहुत चाल चल रहा, उसको इन्होंने जवाब देना था जो मैं ऑब्जर्व कर गई थी। मैं शॉक ये थी कि ये चाह क्या रहे, और मुझे पता था ये यही होगा, क्योंकि इनकी और मेरी एज में है 11 साल का फ़र्क। मैं अपनी फैमिली को लीड करने वाली वुमन उस वक्त हो गया था 15-16 साल जो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती। मैंने जितनी ईमानदारी से इन्होंने बात की, मेरे अंदर जो भी चल रहा था उतनी ईमानदारी से मैंने भी बात टॉन्टिवली मैंने इनको कहा मेरे लिए घर बना लेंगे, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे एक्सपेंस आप उठा लेंगे। ओके ओके ओके। अच्छा, मैंने भी कहा ओके ठीक है हम कर लेते शादी, और मैंने कहा फिर कल हम शादी कर लेते हैं। वो मेरी आइसक्रीम की आखिरी बाइट रह गई थी, वो मैंने ऐसे छोड़ दी, इन्होंने मुंह में डाली, और आई एम शॉक्ड इन्होंने अपने एक छोटे से पीले से फ़ोन में टक टक करके किसी को मैसेज किया और उसे बताया कि मैं शादी करने वाला, और एक ऐसी औरत से करने वाला जिसके 2 बच्चे। अब एक इतनी अनकॉन्शियस मीटिंग थी जिसने मुझ में कुछ असरात छोड़े कि यार है कौन बंदा। फिर मैं घर पहुंची और मेरे दिमाग में वही बातें चल रही हैं यार, और फिर पता चला जी बंदा गायब, मुकर गया। मीनवाइल मेरा साथी सैयद मोहम्मद अहमद शाह, मेरे दुख सुख दोस्त, मतलब सब कुछ वो मेरे साथ चल रहा है। उसके साथ भी मैंने झूठ बोला कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और सब कुछ, लेकिन बहरहाल
हम एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे मैं और अहमद, जिसके अंदर अहमद थोड़ा वीक होता जा रहा था, मेरी लड़ाई हो रही थी। मुझे इतना पता था कि उमैर का प्रिंटिंग का काम है, तो ये मेरे लिए बोर्ड होर्डिंग्स और जो मुझे ग्राफिक्स का काम चाहिए वो करवा दूँ। तो मेरा कोई झगड़ा हुआ अहमद के साथ ना, अहमद के साथ लाउड हुई थी, मेरे जहन में सिर्फ यही थे, क्योंकि चल तो रहे थे ये, लेकिन हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं मिलाते थे। इस ड्यूरेशन में इन्होंने एक आधी बार मुझे फ़ोन करके पूछा आपकी तबीयत कैसी है, तो मैंने सुना दी और फ़ोन रख दिया। लेकिन उस काम के प्रोसेस के लिए ऑफिस बुलाया। अभी ऑफिस आ गया तो फिर वही हुआ कि उनको देख के मुझे इतना गुस्सा आ जाता था। एक अरसे तक मैं इनको सिर्फ ये कहती थी आई हेट यू, और सिर्फ काम कहती थी ये करो, दैट्स इट। फिर कुछ 4-5 महीने कंटिन्यूसली हम लोग साथ चलते रहे। अब इन्होंने शर्त रख दी कि हमने शादी करनी है, और मैंने कह दी कि हमारी शादी नहीं चल पाएगी। इन्होंने अपनी फैमिली में जब बात की तो मुझे याद है कि इन्होंने मुझे बताया। अच्छा, वो उसकी स्टोरी मैं सुनाता हूँ। मैं पहले आप दोनों से जानना चाहूँगी कि आप दोनों की पहली मुलाकात जो हुई उसके कितने ड्यूरेशन बाद जो भी आपके बीच में हालात रहे और आप बैक ऑफ कर गए और फिर आप वापस आ गए उनकी ज़िंदगी में, एंड यू वर्किंग इन द सेम प्लेस एज वेल, ये कितनी ड्यूरेशन के बाद आप लोगों की शादी हुई? ये तकरीबन 1.5 साल का गैप रहा। क्यों? क्योंकि मैं जो काम कर रही थी प्रोडक्शन का, उसमें हर वक्त मेरा भाई मेरे साथ था, और फिर मैं अक्सर अपने वालिद की बीमारी की वजह से हर काम घर से करने की कोशिश करती थी। तो इनको मैंने घर बुला लिया। सही। ये घर आए, मेरे वालिद वालदा से मिले, और चाहे अनचाहे मेरे अबू के भी बेस्ट फ्रेंड बन गए। अच्छा, माशाल्लाह। तो अबू के भी बेस्ट फ्रेंड बन गए, मेरे भाई के भी बेस्ट फ्रेंड बन गए। लेकिन अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया था, क्योंकि मैं ये समझती थी कि उमैर के ऊपर मैं बोझ नहीं डाल सकती। क्योंकि खैर से जब मेरी और उमैर की शादी हुई, मेरी बेटी 7th क्लास की स्टूडेंट थी और बेटा मेरा प्ले ग्रुप में था। बहरहाल वो सिलसिला चलता रहा, और मुझसे ज़्यादा ये मर्ज हो गया मेरे वालिद के साथ, और मेरे वालिद को ये बहुत पसंद आया। वो अपने आखिरी अयाम में थे, तो वो अक्सर इनको लेके बात करते थे और मैं अवॉइड कर देती थी, ये सिलसिला चल नहीं पाएगा। तो वो जिन्होंने बताया ना, कागज़ पे लिख दिया कि मैं तुम्हें अपने निकाह में लेता हूँ ना। अबू का इंतकाल हो गया था 3 जुलाई को, इनको वो डेट नहीं याद होगी। इन्होंने मुझसे वो कागजी शादी हमारे एक निजी टीवी के चैनल के ऑफिस में बैठ के, जब मैंने इनको कहा कि मेरे साहब आप चले जाएं, बिकॉज़ मैं ये ज़िम्मेदारी नहीं उठा पाऊँगी कि हम शादी कर लें, मैं पीछे पीछे नहीं भाग सकती, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरी। ये कागज़ ले आए, जज्बात और मोहब्बत में मैंने उस पर साइन कर दिया। फिर मैं पुख्ता हो गई क्योंकि मैंने साइन कर दिए। फिर बाद में एक फ्रेज़ शुरू हुआ जो मैंने सोचा ही नहीं था, वो फ्रेज़ था इनकी फैमिली। अच्छा, मैंने भी I hate you, I love you में तब्दील हो गया यानी? नहीं, एक अरसे तक हम दोनों के बीच में ये वाली बात नहीं हुई। अच्छा, नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, वो जब ये हम, क्योंकि ये तो सब कुछ मैं बाहर कर रहा था, मेरी फैमिली में से ना आयशा की फैमिली में से किसी को इस बारे में इल्म था कि कुछ आपस में भी कुछ चल रहा है इनका। हमें सिर्फ जब भी हमारी मुलाकात हुई तो हम जैसे ऑफिशियली लोग एक दूसरे से गेट टुगेदर मीटअप करते हैं, वैसे ही रहा। ठीक है। उसके बाद ना एक दिन मेरे घर की तरफ, क्योंकि मेरे छोटा जो भाई है ना उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी, ठीक है, और मेरे फैमिली में मेरे पे थोड़ा सा प्रेशर था इस बात को कि आप शादी, जो कि हमारे कल्चर में होता है। और मैं ना इस चीज़ को अवॉइड कर रहा था कि मैंने शादी नहीं करनी। मेरे कज़न्स, मेरे बाकी ननियाल ददियाल, हर तरफ से ही प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। एक दिन ना मैं रिकॉर्डिंग पे था, मैं, आयशा और अहमद, और मुझे ना मेरे चचा का फ़ोन आता है बाहर से। गिव मी वन मोर परमिशन। वो जो कागज़ हमने लिखा था, जो मैं नहीं चाह रही थी कि वो किसी को भी पता चले, इन्होंने घर जाके कर दिया कि मैं निकाह कर चुका हूँ। अच्छा, वो इस तरह वो बीवी को भी नहीं पता कि निकाह हो चुका है, और इन्होंने घर में वो दीप चला दिया। वो बेसिकली ये था कि चचा जो थे ना वो बाहर थे, ठीक है। अब्बा ने कहीं मेरे चचा से बात की कि उमैर साहब जो है ना वो हमारी समझ से बालातर चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं बात करके देखता हूँ। उन्होंने कहा मुझे फ़ोन है, मैं रिकॉर्डिंग पे था, मैंने एक कॉल आई मैंने मिस कर दी, दूसरी कॉल आई मिस कर दी, तीसरी कॉल पे ना मैंने अहमद को फ़ोन दिया, यार ये पता नहीं कौन है, फ़ोन उठाना। तो अहमद ने फ़ोन उठाया, तो अहमद ने कहा यार आपके ना चचा की कॉल आई हुई है। मैंने कहा अच्छा मुझे दो। मैंने कहा आप इधर खड़े हो कैमरे पे, मैं जाता हूँ। मैंने फ़ोन अटेंड करने के लिए गया हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने मुझे कहा यार क्या मसला है तुम्हें, बड़े ना उन्होंने रूड तरीके से मुझसे बात की। तो मैंने आगे से उनको जवाब दिया यार मैं ना अभी रिकॉर्डिंग हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, और जो आप मुझसे बात करें मैं शादी कर चुका हूँ। डायरेक्ट मैंने बम फोड़ दिया कि मैं जो कुछ होगा यार देखी जाएगी, मैं शादी कर चुका हूँ। अब मैंने किसी को भी नहीं, क्योंकि अभी मेरे वालिद को फौत हुए कुछ दिन गुजरे थे, किसी को भी इस बारे में नहीं था। अच्छा, ये बात जब मेरे घर में पता चली ना, उन्होंने हमें
घर में दावत दी नहीं, इनके वालिद की कॉल आई, दावत दी कि आओ जी घर। आयशा और मुझे बुलाया गया, ठीक है, हम घर आए। अब हम बैठे जब उनके सामने तो अब उन्होंने अच्छा मुझे नहीं पता क्या बात हो रही। आपने उनको बताया नहीं कि आप घर पे बम पहुंच चुके हैं? अब इनके आयशा को नहीं मैंने बताया ऐसा कि मैंने ये सब कह दिया कि मैंने चचा को ये कह दिया, ऐसा हो गया, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। रिकॉर्डिंग से फ्री हुए हैं तो अब डायरेक्ट ना मुझे पहले कॉल आया मेरे अब्बा का, तो मुझे कहते हैं मुझे ना आयशा का नंबर चाहिए। तो मैंने उनको नंबर भेजा, उन्होंने आयशा को कॉल की, उन्होंने कहा कि आप दोनों ना घर आ जाए। उसी दिन का वाक़या। तो हम बैठे में हैं, बातचीत शुरू हुई है, कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं बहुत सारी। अच्छा, इस चीज़ में सबसे पहली बात जो आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं कि सबसे पहली मुखालफत जो मैंने देखी वो ये देखी कि एज डिफरेंस आप में बहुत ज़्यादा है। आयशा के बारे में कहा जाता था कि आयशा और उमैर तुम दोनों 10 साल का एज डिफरेंस है। सबसे पहली मुखालफत मैंने मुआशरे में 11 साल तो ये आप दोनों ने फेस किया from family and friends? मैंने तो फेस किया, मुझे आयशा का नहीं पता कि उसने फेस किया। अच्छा, मैंने ये फेस किया और मैंने इसको हर तरफ से फेस करने की कोशिश की। अच्छा, जब मेरे चचा ने भी मुझे ये बात कही ना कि यार तुम किस तरह उनसे शादी कर सकते हो, वो तो तुमसे एज में बड़ी हैं और उनके बच्चे भी हैं। अच्छा, ये बात मेरे फैमिली को पता थी कि उमैर अब जो आजकल जहाँ काम कर रहे हैं वो अपनी बॉस के साथ बड़ा इन टच है और उसके 2 बच्चे हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा फैमिली में थोड़ी बहुत जो बातचीत होती इतनी तो मैंने बताई, शेयर कर रहा था, पर ये बात नहीं चल रही थी कि उनका कोई सीन चल रहा है, मेरा और आयशा का कोई सीन चल रहा है, ये नहीं था। बस ये था कि वो एक अच्छे दोस्त हैं। वो मेरे चचा ने मुझे कहा कि यार इस तरह मेरे माइंड में ना सबसे पहली चीज़ जो क्लिक की ना वो ये की कि अगर तो मैं मुसलमान हूँ ना तो हमारा ईमान इस बात पर मुकम्मल होता है कि हमारे आखिरी जो प्रॉफिट है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उन्होंने जब पहली शादी की तब उनकी उम्र थी 25 साल और जिस खातून से की उनका नाम था हज़रत खदीजतुल कुबरा और उनकी उम्र थी 40 साल। तो मैंने कहा ये तो यहाँ पर ख़त्म हो गया ना, या तो फिर आप मुझे उसमें एक्सेप्ट ना करें तो फिर तो मैं बात ही नहीं करता। सही बात है। वो जो भी मुझसे बात करता था मैं उसको ये लॉजिक देता था, वो बात उधर ही ख़त्म हो जाती थी। क्योंकि हमारे कल्चर में जब दीन इतना इम्पोर्टेंट है तो आई थिंक ये बात लोगों के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कल्चर को तरजीह देते हैं तो हमें दीन को तरजीह देनी चाहिए इस मामले में। तो ये बात हुई। उसके बाद ना मेरे अब्बा ने हमें बिठाया और हमसे कुछ चीज़ें डिस्कस की और उसके बाद डिस्कस करने के बाद ना उन्होंने आयशा से कहा जी हम कब आपकी तरफ जो है ना। अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई बड़ा नहीं था उस दिन, मुझे बड़ी शिद्दत से महसूस हुआ। तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या बात हो रही, बस मुझे ये पता था कि मैंने कोई बम फोड़ा था और उनके सामने मैं इनकी बीवी हूँ। अब मैं ये सोचूं मैं दोस्त की इज़्ज़त रखूँ, मैं मुकर जाऊँ, मैंने घर में किसी को पूछूं, क्योंकि अहमद एक ऐसा है जिससे मैंने कभी कोई चीज़ पर्दे में नहीं रखी, सब बताया जैसा मर्जी, जो भाई है मेरा जी। और उसको मैं अपने वालिद के बाद बाप का रुतबा देती हूँ, सबसे छोटा है भाइयों में लेकिन मेरे लिए बाप ही है। तो मैं ये सोचूँ ना, मैं अहमद से बात कर रही हूँ, अब यहाँ पे एक ऐसे शख्स की रखनी है। और मेरे वालिद के साथ जो आखिरी डिस्कशंस थी ना मेरी, उसके अंदर उन्होंने मुझे कहा था कि आयशा तुम उमैर का हाथ थाम लेना। उनको ये पता था कि ये दोनों एक दूसरे के बड़े क्लोज़ फ्रेंड हैं और उमैर के साथ भी बातें होती रही, वो सब भी मेरे दिमाग में चला था। इनके वालिद ने मुझसे पूछा पापा ने कि हम बारात लेके कब आ सकते। अब इनको बचाने के चक्कर में खुद को मैंने उनसे आंख उठा के पूछा बॉसेस टाइम में आज क्या दिन है। उन्होंने कहा आज जुम्मा। मैंने कहा अगले जुम्मे बारात लेकर आ जाइएगा। कुछ था झट मंगनी वाला सीन पर झट जो है शादी का सीन हो गया। और फिर मैं गुस्से से उमैर को वहाँ छोड़कर जब घर पहुँची और आके बिस्तर पर लेटी तो मैं खुद से पूछ रही थी यार तेरा कोई बड़ा नहीं है। और अगले हफ्ते की बुध तक मैं कहती ये काम सीरियस है, उमैर आ नहीं रहे, उनकी फैमिली शादी के लिए तैयारियां करी, तो आयशा उठो और तैयारी करो, ये फ्राइडे को तुम्हारी शादी है। तो हमारी शादी सर अंजाम पा गई। उस शादी वाले अभी नहीं पाई। अच्छा, आयशा ने ना जिस दिन निकाह था ना उस दिन ना आयशा ने कहीं मुझे निकाह से पहले बारात निकलने से पहले ना आयशा ने अपने माइंड में ये चीज़, अब बाद में जब चीज़ें खुली तो आयशा ने मुझे बताया कि मैंने अपने माइंड में सोचा था कि यार अब आयशा तुम बैक स्टेप कर दो, ये चीज़ें चलनी नहीं आगे।
नहीं चल क्योंकि आयशा क्योंकि और नेचर की है वो, एक जो आप दो चीज़ें इसमें कॉमन थी, एक तो जो है ना वो हाउसवाइफ नहीं थी, ठीक है, वो जॉब करने वाली बंदी है, वो बच्चे आगे फैमिली फिर दो खानदानों का मिलना एक बड़ी चीज़ें थी। तो आयशा कहती हाँ वो तो घर भी संभालती हैं तो... लेकिन आयशा के माइंड में ये आता है, जो अब मुझे पता, आयशा ने जब मुझे बताया, आयशा मुझे कहती है कि ना मेरे माइंड में ये था कि यार बाद में जिस चीज़ का ना तकलीफ है ना, मैं एक अच्छा दोस्त अपने हाथ से गवा दूंगी इस सारी चक्कर में, तो मैं ना आज इसको रोक लेती हूँ कि आज रुक जा तो फिर हम देखेंगे। आयशा ने ना कहीं मेरे नंबर पे फ़ोन किया, मतलब मैं पूरी तैयार थी, मेकअप होना था, कपड़े पहन लिए थे, नेल्स वगैरह थे, मेरी मम्मी पूछ रही आयशा तुम स्टेबल नहीं हो, क्या बात है? मेरे जहन में यही बात चल रही थी कि मैं मना कर देती हूँ। तो मैंने हिम्मत कर, मैं घबरा रही थी, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे वालिद मुझे एक बेटे की तरह सारी जिम्मेदारी दे के गए। तो मैंने कहा एक नई जिम्मेदारी, मतलब मुझे भी डर लग रहा था कि मैं रुखसत हो गई वापस आने देंगे नहीं देंगे, तो मतलब वो सब कुछ मिक्स हो गया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फ़ोन करके कहती हूँ कि बारात लेके ना मैंने नहीं शादी है। वो लकीली इनके पापा ने फ़ोन उठाया तो मैंने आगे से कहा अंकल उमैर कहाँ है? उन्होंने कहा बेटे वो गाड़ी में बैठ गए और हम निकले। मैं कहा लो आयशा की अमाउंट मेरे से बात ही नहीं हुई, गाड़ी निकल चुकी है, मेरी बात ही नहीं हुई। अच्छा, इस सारी स्टोरी में ना जो सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे, मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगा, वो मेरे माँ बाप रहे। आयशा की तरफ से अहमद बहुत कोऑपरेटिव रहा, आयशा की फैमिली में आयशा की मदर बहुत कोऑपरेटिव रही, आयशा की सिस्टर आमना वो बहुत कोऑपरेटिव रही, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स वर वेरी सपोर्टिव, सो बहुत सपोर्टिव रही। अगर वो सपोर्टेड ना होते तो शायद आज मैं और आयशा एक अलग अलग अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते। आई थिंक ये किसी भी फैमिली की सिचुएशन में जब फैमिली की सपोर्ट नहीं होती तो एक कपल बहुत मेंटल और इमोशनल स्ट्रगल से गुजरते हैं, एंड इट्स नेवर इजी फॉर एनीवन उस केस में। और लेकिन हमारे केस में एक चीज़ जो नहीं थी ना, एज का तो मसला तो था ही, चलो वो एक अलग इशू था। मैं जानना चाहूँगी आपसे ये एक और मसला हमारे दरमियान वो ये था कि बच्चे हमने आयशा ने जो पहले अडॉप्ट किए, हम उस टॉपिक पे भी आएंगे, बट आई वुड वांट टू नो कि आपको क्यों लगा कि एज का डिफरेंस इज एन इशू। अच्छा, मेरे नज़दीक नहीं था। अच्छा, नहीं था, मेरे नज़दीक नहीं था, क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं ना, आपको सोसाइटी के मुताबिक इर्द गिर्द के लोग पेंच करते हैं बार बार, ठीक है। और मैंने इस चीज़ को फेस इसलिए कर रहा था कि यार लोग, मुझे लगता था कि सब लोग ये बात करते हैं कि अगर एक बड़ी एज के किसी से शादी कर लो तो आपको बहुत ज़्यादा आगे शादी में मसले शुरू हो जाते हैं। क्यों मगर? अच्छा, लाइक वो सोसाइटी ये बात करती है, और जो चीज़ देखने में आती है वो ये आती है कि अगर आपके बच्चों शादी के बाद सबसे पहली जो लड़की के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि ये बच्चा पैदा करे, ठीक है। और क्या आपको लगता है आज भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है बहुत हद तक? ये बेहतर मिडिल फैमिलीज में 50-50 है, 50% आप कहो कि ये करती है, 50% नहीं करती, ठीक है। और हमारे केस के अंदर एक तरफ था कि हमारे आयशा ने 2 बच्चे पहले से अडॉप्ट किए हुए थे, और मैं और आयशा इस बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि इफ़ अल्लाह ने अगर ये नेमत से हमें नवाजा तो हम ज़रूर उसे एक्सेप्ट करेंगे, और अगर नहीं नवाजा तो ऑलरेडी हमारे पास 2 बच्चे हैं, हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। That's beautiful. ये हमारा था। लेकिन जो हमारा मुआशरा था ना, वो हमें इसमें मुश्किल से मुश्किल कर रहा था। तो ये मुआशरा जो था, ये क्या आपके जानने वाले लोग थे? अच्छा, इसमें मैं बताता हूँ, मेरे पेरेंट्स का जहाँ तक प्रेशर अगर मैं बात करूँ तो वो था, है, और बहुत नॉमिनल सा, मैं उसको अपने हद तक खुद हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो मेरे पेरेंट्स में से बाकी फैमिली के मेंबर जो मेरे पेरेंट्स के साथ अटैच हैं, वो उनको इस बात पे प्रेशर करते थे कि यार इनकी शादी हो गई है, इनके बच्चे क्यों नहीं हो रहे, पहले 2 बच्चे, ये स्टोरी वो स्टोरी। तो आपके पेरेंट्स क्योंकि आपके साथ एफिलेटेड होते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं और उसको आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लेकिन आपके जो बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, बाकी दोस्त अहबाब होते हैं, वो उनके ऊपर प्रेशर इस बात से डालते हैं कि यार कुछ ना कुछ स्टोरी निकले, बेसिकली फैमिली को, हाँ, स्टोरी कोई हो कि ये लड़ क्यों नहीं रहे, इनके घर मसले क्यों नहीं हो रहे, तो ये बेसिक मसला होता है। गॉसिप कल्चर, बिल्कुल। मिस आयशा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? आपकी फैमिली वाज सपोर्टिव? आपने मेंशन किया आपके भाई अहमद जो हैं वो ही वाज सपोर्टिव, बट क्या बाकी फैमिली मेंबर्स वर सपोर्टिव एज वेल? एक्चुअली मुझे मेरे वालिद ने जिस तरह पाला है ना, मैं घर की सबसे बड़ी थी,
कभी ये बड़ी लकी बात थी और कभी ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे नहीं पता कि मेरे 2 भाई चाहते थे नहीं चाहते थे, लेकिन अहमद, आमना, मेरी बेटी, मेरी वालदा, मेरा छोटा बेटा बशर, इन लोगों से जब मैंने बात की उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। मेरी बहन को जो रिजर्वेशंस थी वो उसने मुझसे खुल के डिस्कस की, मैंने उसके साथ बात की, मैंने अपने भाई से बात की, अपनी बेटी से बात की, उन सब ने मुझे ये कहा कि कर लो। मामा को रिजर्वेशंस थी हैं, लेकिन उन्हें एज की वजह से नहीं, बहुत सारे मामलात होते हैं। अगर आप देखो ना कि एक बेटी का पर्टिकुलर एज का मसला नहीं था, और मैंने खुद ही डिसीजन लेना था। मैं यही सोच रही थी कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। सबसे ज़्यादा डर तो मुझे यही बात था कि मेरा जो लहजा है वो बड़ा ऑर्डर करने वाला, ये करो। मैं क्या, कोई मुझे कैसे क्या ऑर्डर करेगा तो मैं करूँगी, मतलब बड़ा अजीब था। लेकिन 2-3 महीने मैंने कोशिश की अच्छी, मैं बड़ी अच्छी बीवी बनी। कहा ओके डन, अब नहीं होगा। तो फिर अभी उमर बड़े कोऑपरेटिव हैं, बच्चे बड़े कोऑपरेटिव हैं। शादी के बाद जो सबसे बड़ा फ्रेज़ था, बल्कि शादी वाले दिन बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज़ था कि जब मेरे बच्चे ये सोच रहे थे शायद हमारी माँ हमसे छिन रही है, उसमें बशर को वलीमे वाले दिन 104 बुखार था। अच्छा, ये चीज़ भी हमने फेस की, क्योंकि आयशा ने मुझसे सबसे पहले ये बात कही थी कि उमर मेरे पेरेंट्स जो है ना वो थोड़े बीमार हैं और मेरी वालदा बीमार रहती हैं और मेरे पे जिम्मेदारी है इस घर की, मेरे वालिद मुझे देके गए हैं, तो मैं तो अभी फ़िल वक्त इस घर में ही रहूँगी शादी के बाद। हाँ, हम वीकेंड्स पे ज़रूर अब उस घर में चले जाएंगे। तो अब आप मुझे बताएं कि हाँ आप इसको कैसे देखें। अब ये भी मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल था अपने पेरेंट्स को मनाना इस बात के ऊपर, लेकिन हम लोगों ने जब उनके साथ बात की, हमने उनको कहा, समझाया मैंने अपने पेरेंट्स को कि यार इस तरह नहीं, कुछ टाइम के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपने पेरेंट्स को ज़रूर क्रेडिट देता हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई छोटा, उसने भी बहुत, उसका भी साथ रहा और आज तक उन्हीं के बदौलत हमारा ये रिश्ता चल रहा है। तो मतलब मैं अगर आपको करूँ ना ऐड, उमर की वालदा बड़ी डिफरेंट सास, बहुत डिफरेंट सास है इस अंदाज में कि मैं जब इनके घर शिफ्ट हुई पहले 2 डेज़, उन्होंने ये नहीं कहा कि उठ के बाहर आओ, आप अपनी मर्ज़ी से उठो, अपनी मर्ज़ी से खाओ, अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना है जाओ। बस सिर्फ उन्होंने कहा था कि खुद खा रहे हो तो अपने सास ससुर को पूछ लो और जहाँ बैठे वो जगह साफ कर दो। इसके अलावा मैंने उनके मुंह से कभी कोई बात नहीं सुनी, अगर कोई उनके कान में कोई बात ना कहते। उनका मेरा वैसे सास वाला रिलेशन है नहीं, वो आज तक बड़े कोऑपरेटिव हैं दोनों। हमारे कल्चर में टिपिकली जो है वो पहले सास का नाम सुनते ही इंसान जो है वो नेगेटिव सोचता है, बेहोश हो जाता है। तो अच्छा, हमारी में ये डिफरेंट इसलिए था क्योंकि मैंने मेरे अपने पेरेंट्स के साथ जब अपनी शादी को या मेरे छोटे भाई की शादी को लेके बात होती थी, तो मैं उनको अपनी वालदा से ये बात करता था कि मामा आपने अपना वक्त बहुत मुश्किल देखा है, तो मैं नहीं चाहता कि आप आने वाली जो बेटी है हमारी, या मेरी भाभी है या मेरी बीवी है, तो अब उसके लिए भी हम कोई मुश्किल पैदा कर दें, तो रास्ते आसान करने चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने बैक एंड पे सोचूं इस बात को, तो मैं ये ज़रूर सोचता था कि जब शुरू में पहले मैं तो बिल्कुल अवॉइड करता था शादी को लेकर कि मैं शादी नहीं करूँगा अपनी लाइफ में। क्यों? वो मैं नहीं अफेयर्स तो और एक कहानी है, एक लिस्ट है अफेयर्स तो एक और कहानी। लेकिन ना मुझे घबराता था, मैं घबराता था कि शायद मैं कहता था पता नहीं ये कितना मुश्किल है ये। इससे पहले कि ऑडियंस इसको मिसअंडरस्टैंड करे, अफेयर्स का मतलब आई थिंक आप यही है कि रिलेशनशिप इंसान के होते हैं, जाहिर है दोस्तियाँ मुख्तलिफ लोगों से आप बात करते हो, लेकिन वो अब बीवी एंड में वो रिलेशन तो उसी तरह आप समझ दिया कि ये अफेयर था इसका। ठीक है, तो वो इंसान जब दोस्त होता है ना तो वो सच बोल रहा, तो उमर को भी आइडिया नहीं था कि यार ये तो बीवी बन जाएगी। नहीं मुझे था, मैं देखे ना, अगर मुझे आइडिया नहीं था इस बात का तो मैं पहली मीटअप के ऊपर कभी ये बात ना करता कि आयशा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे माइंड में कहीं ये था, मेरी लाइफ ना बड़ी रही, मैं वो इंसान या अपने आप को एक वो परिंदा समझता था जो कभी इस दरख्त पे बैठता था, कभी उस टहनी पे बैठता था, ये मैं अपने आप को फील करता था। ठीक है, लेकिन जब आयशा से मेरी हाँ उस टाइम पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम के मामले में, पैसों के मामले वो सब कुछ ठीक था, बट मैं अपनी लाइफ को लेकर ना हाँ ये इसी तरह था। मुझे जो आने वाला मिलता था ना मैं कहता था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ जाओ आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, तो हर एक से दोस्ती कर लेता था। लेकिन आयशा जब आई ना मेरी जिंदगी में एक ठहराव आ गया, मैं ठहर गया,
ना मैंने आगे का सोचा। ये बड़ी फिल्मी लाइन है। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। मैं इसलिए ठहर गया। आज मेरी लाइफ और मैं अपनी पिछली लाइफ को कंपैरिजन करूँ ना तो इट्स टोटली डिफरेंट। मैं अगर देखूँ तो मैं वो बंदा था जो महीने में 4-5 दफ़ा नॉर्दर्न एरिया में ज़रूर जाता था। ठीक, आज मुझे गए हुए 3 साल हो गए, मैं नहीं गया। ठीक है, ये मुझे खुशी से बता रहे हैं। नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। ये नहीं है कि मुझे अपनी बीवी की तरफ से हाँ, मुझे लगता है कि यार मेरी ना जिंदगी में बहुत दोस्त थे। आज मैंने सब दोस्तियां छोड़ दी। मेरे नजदीक जिंदगी का दोस्त मिल गया। आयशा मेरी दोस्त बन गई, मेरे बच्चे मेरे दोस्त बन गए। तो और जो आयशा का भाई वो मेरा दोस्त बन गया, आयशा की बहन मेरी दोस्त बन गई। फिर मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगने लग गया कि बाहर से छोड़ो, वो दोस्ती कोई दोस्ती नहीं होती। तो मैंने इनके साथ अपनी सारी बातें शेयर करना शुरू कर ली। अच्छा, जो क्वेश्चन था ना मेरे नज़दीक ये कि वो आयशा और वो बच्चे, ठीक है। तो मेरी जब आयशा से मुलाकात हुई तो मैंने आयशा से कहा कि आयशा ने मुझे कहा ये बच्चे मेरे भाई के मैंने अडॉप्ट किए हुए। ठीक है, तो मैंने आयशा से कहा कि अगर कुछ और कहानी है तो वो आप मुझे बता सकते हो। आयशा ने मुझे कहा कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर रख के कहती हूँ ये मेरी इससे पहले कोई ऐसी कहानी नहीं है। मैंने आपको बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखा दिए थे। ये मैं बता रहा हूँ कि मुआशरे में आपको इस सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे आयशा के सामने पूछा, आयशा ने कहा वो बच्चे मेरे भाई के हैं। फिर जब आयशा चलेगी मुझसे अलहदगी में कई बार ये मुझसे सवाल किया गया। I think also because आसपास के लोग जो हैं वो बार पिंच करते थे। अगर पेरेंट्स ठीक भी हुए, मिडिल फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स भी सपोर्टिव हों तो कोई ना कोई आकर वो जो है ना फूंक मार के चले जाते हैं कि आप अब आप कंफर्म करें। हाँ, we have many हाँ, तो मैंने फिर अपने पेरेंट्स को कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ठीक है। और वो बच्चे उनके भाइयों के ही बच्चे हैं, वो आयशा के अपने बच्चे नहीं हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे आयशा ज़रूर बताती। तो आयशा ने मुझे कहा कि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। मतलब वक्ती तौर पे उन चीज़ों को फेस करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा। आयशा की तरफ से मैं इस बारे में क्रेडिट देता हूँ कि अगर आयशा की तरफ से मुझे अगर 10% फेस करना पड़ा, मुझे अपने घर से 90% उन चीज़ों को फेस करना पड़ा। अगर मेरे पेरेंट्स थोड़े से ज़रा थे ब्रॉड माइंड के, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मेरा बच्चा इसमें कूदना चाहता तो कूद ले, लेकिन मेरे बाकी जो फैमिली मेम्बर्स थे, जो उनके दोस्त अहबाब थे, वो उनको रोकने की कोशिश में थे कि वो किसी तरीके से अपने बच्चे को रोक लें, वो इसमें ना कूदें। अगर दो लोगों में कंपैटिबिलिटी हो, अंडरस्टैंडिंग हो और सबसे बढ़कर दोस्ती हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो एक कपल हो, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, अगर आपके बीच में एक दोस्ती का रिश्ता है तो आई थिंक सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ऑफ कोर्स हर रिश्ते में उसके ऊंच नीच होते हैं और प्रॉब्लम्स हर बंदा फेस करता है अपनी लाइफ में, अपने तौर की उनकी सिचुएशंस होती हैं। बट आई थिंक आप दोनों के रिश्ते को भी अगर देखा जाए तो वो दोस्ती से स्टार्ट हुआ। एंड आई थिंक द रीज़न कि आप इतना चीज़ों को जो फेस कर सके साथ और इंडिविजुअली भी जो आपके स्ट्रगल्स होंगे, वो आई थिंक दोस्ती वाज ह्यूज। चाहे आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, आई थिंक दोस्ती इज़ वो उसको क्रेडिट मिलता है। हाँ जी बिल्कुल, दोस्ती को क्रेडिट मिलता है। ट्रेजिक किस्म की हमारी लव मैरिज नहीं, आई थिंक बहुत खूबसूरत आपकी शादी। और हम अब अडॉप्शन के टॉपिक पे भी बात करना चाहेंगे, जो आपकी शादी से पहले किस तरह से, वो उसके बारे में बेहतर आयशा बताएंगी क्योंकि वो आयशा ने पहले की। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वाचिंग अस। आज के टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह के अमान।